जरा इसको तो हटाओ भाई, ये क्या है? ओके, वेक्टर आपने बहुत जगह पढ़ा है, तो क्या डेफिनेशन याद है वेक्टर की? बिल्कुल सही है। अब सम फिजिकल थिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये असल में ज्यादातर जो है ना फिजिक्स वाले देते हैं। मैथमेटिक्स वाले आपको पता ही है ना, वो उस्ताद लोग हैं, वो कहते हैं यार ये डेफिनेशन सही है लेकिन मेरी ज्यादा सही है। अब उनकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। वो इस तरह से डिफाइन करते हैं, a matrix with only one column। देखिए, नथिंग इज रॉन्ग। जब आप इस तरीके से लिखते हैं ना, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ए वेक्टर। डायमेंशन कितने हैं इसमें? n। ठीक है, मैं सिंपल सी मिसाल लेता हूं। ये वाला जो वेक्टर है x1 x2, ये भी एक वेक्टर है ना, लेकिन ये 2 डायमेंशन में है। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन मैथमेटिशियन जो दे रहा है और जो फिजिक्स दे रहा है, उसको आप कैसे मतलब है वो मतलब है एग्रीमेंट लाएंगे? वो इस तरह से लाएंगे, यू जस्ट इमेजिन R2, ठीक है, ये x1 इधर चले जाइए आप, x1 इधर चले, x2 इधर चले जाए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट्स क्या हो जाएगा? देखिए, इसके 2 वर्जन है, मैंने देख और से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ दोनों वर्जन। नीचे वाला वर्जन कह रहा है कि ये जनाब, बल्कि पहले ऊपर वाला वर्जन देख लेते हैं, x1 x2। वो कह रहा है कि दिस इज द पॉइंट। 2 डायमेंशन में पॉइंट ऐसे ही होते हैं ना, x1 x2, आप इसको ओरिजिन से मिला दिया, तो ये जो वेक्टर है, अब इसके जो है ना दोनों चीजें आ गई, इसका डायरेक्शन भी आ गया, ये डायरेक्शन है ना ये, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, ये लेंथ। वही बात आ गई जो फिजिक्स कह रहा था, लेकिन ये ज्यादा प्रिसाइज हो गया ना, नीट एंड क्लीन। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम पॉइंट पर जोर दे रहे हैं। किस पे जोर दे रहे हैं? पॉइंट पे, जो कि एंड पॉइंट है वेक्टर। और जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? दिस इज वेक्टर इटसेल्फ। ऐसे लिख दिया वेक्टर हो गया, ऐसे लिख दिया तो पॉइंट बन गया। पॉइंट है तो वेक्टर है, और वेक्टर है तो पॉइंट है, और अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी है, और अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी है। सब बता सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? नहीं, ये सही कह रहा है, जरा शर्मा रहे हैं, जोर से बोल जाओ। यार क्या बोल दिया? सिंपल बोलो, रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, बस बात खत्म हो गई। ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये वाला जो एंगल है ये इसकी क्या है? डायरेक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया? चले आगे अब भाई, ठीक है, ओके। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? तो क्या है यार, इसको हटाओ भाई। ओके, ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ R2, ठीक है। लेट्स सी ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन। सर ये फर्स्ट डेफिनेशन क्या लिखी है? क्या चीज? की कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर, ये क्या चीज? हाँ हाँ, तो सही है ना, लीनियर। देखें, अच्छा ये देखें, इनका बड़ा अच्छा सवाल। ये कह रहे हैं कि ये जो ऊपर आपने लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज, असल में डेविड सीले जो है ना, वो जरा बड़ा बेचैन किस्म का आदमी है, जो उसने 2 लेक्चर के बाद बात करनी होती है ना, 3 लेक्चर के बाद, वो पहले लिख देता है राइट। तो ये जो लिखा हुआ है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्पैनिंग, ये अभी हो सकता है आज ही के लेक्चर में आ जाए, अगली तो राइट। ये जो है ये वेक्टर वगैरह उसका ये इसमें क्या होगा, यूज होगा। क्यों भाई, समझ आ गई बात? हेलो, जी सर, समझ आया। ठीक है। जैसे डेविड जी सीले सर। फॉरवर्ड को पहले लिख देता है, भाई ये हमने करना है, दिस इज द अल्टीमेट गोल। ओके, लेट्स गो टू द ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ R2। वो मैंने आपको बता ही दिया, ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ R2। दिस इज द ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन। ये है ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन। इसमें दोनों चीजें आ गई, वेक्टर भी आ गया, अगर आप सीधा लिख रहे हैं वर्टिकल, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं तो वो क्या है? पॉइंट इन द प्लेन है। और R2 क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। और बाद लोग ये भी कहते हैं कि R2 इज द सेट ऑफ ऑल 2 डायमेंशनल वेक्टर्स। बात तो एक ही होगी ना यार।
पॉइंट है तो वेक्टर है, वेक्टर है तो पॉइंट है। ये नहीं हो सकता एक चीज और दूसरी चीज ना हो, तो दोनों जो है ना इंटरचेंजेबल है। सो R2 इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। ओके, चलिए जी अब आगे चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2। ये हम कौन सा आर्टिकल कर रहे हैं? थर्ड कर रहे हैं ना। ओके, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि नहीं, इसीलिए तो मैं ये सामने रख रहा हूँ ना, मैं आगे निकल गया हूँ पीछे आने। ओके, अब ठीक है। ओके, याद करें एक जमाने में आपको बताया जाता था हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। याद है कैसे होता था? ऐसे करते थे ना तुम, आपने कहा एक वेक्टर इधर चला गया, दूसरा कहीं इधर उधर पड़ा हुआ है, तो फिर उसको आप करते हैं पैरेलल लेकर आएंगे। इस तरह से पैरेलल का मतलब है कि आप उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे, लेकिन इस तरह से लेकर आएंगे कि वो यहाँ पर आके सेट हो जाए। ठीक है, तो ये अगर मेरा u है, u जो है इसमें 1 3, ये मेरा u है और ये मेरा v है। ठीक है, तो हम क्या कहते थे, क्या चीज इन दोनों का सम होगी? ये वाला वेक्टर सम होगा ना, ये वाला v प्लस यू कह लें या u प्लस v कह लें, बात एक ही है। इसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते थे? लॉ ऑफ ट्राइंगल। इसमें आइडिया होता था कि जो जो ओरिजिनल वेक्टर है ना वो सेम सेंस में होंगे ट्राइंगल के दो साइड्स, और जो रिमेनिंग साइड है वो इसका क्या होगा? सम होगा इन अपोजिट सेंस। तो जरा बताएं कि सेंस से क्या मुराद ले रहा हूं मैं? वो जो क्लॉक है ना, उसको आप यहाँ रख लें सामने, तो क्या होगा? क्लॉक जो है वो ऐसे मूव कर रहा है ना, ठीक है? तो ये वाले जो दो वेक्टर हैं, ये और ये, छोटा सा क्लॉक यहाँ इमेजिन करें, ये तो क्लॉक के साथ साथ चल रहे हैं ना, मगर वो जो दूसरा है थर्ड वाला, वो इसके अपोजिट चल रहा है। ये मतलब होता है कि दो वेक्टर अगर आप एक ट्राइंगल के दो साइड इन सेम सेंस ले लें, भले क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो तीसरा साइड क्या होगा? उसका सम होगा, सेंस क्या होगा? उसका रिवर्स हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैथमेटिशियन तो हर चीज को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है, ठीक है यार ये बहुत अच्छा लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। देखिए इसमें 1 3 यही था ना, इसीलिए मैंने इसको यू कहा था ना। यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट इधर जाना पड़ेगा और 3 यूनिट इधर जाना पड़ेंगे, तो यू आ गया ना। और यहां तक आने के लिए क्या होगा? 2 यूनिट इधर जाने पड़ेंगे, 1 यूनिट, तो आपका क्या आ गया? वी आ गया। हमने ट्राइंगल ऑफ एडिशन के लिए क्या किया था कि इस u को हमने यहां इमेजिन कर लिया था ना, पैरेलल है ना। फिर हमने कहा था कि ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? u प्लस वी। मगर अगर आप देखें तो इस u प्लस वी को एक और तरीके से भी लिया जा सकता है। उसमें पता क्या होता है? उसमें आपको फिर u को यहां नहीं ट्रांसलेट करना, आप कहेंगे कि ये u है, ये v है, इसकी मदद से मैं एक पैरेललोग्राम बना सकता हूं ना। अब पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे, एक ये वाला डायगोनल होगा और एक ये वाला। तो वो डायगोनल जो जीरो से पास कर रहा है, ये वाला डायगोनल जीरो से पास नहीं कर रहा, तो वो डायगोनल जो जीरो से पास कर रहा है वही सम होगा u एंड v का। ठीक है, ये समझ गए ना? ये 3 लाइनें। If u and v in R2 are represented as points in the plane, ये वाले पॉइंट्स हो गए ना, ये और ये, ठीक है, ये वाले। Then u plus v correspond to the fourth vertex of the parallelogram। फोर्थ ये है, उसने बता दिया फोर्थ कौन सा। उसने कहा कि whose other than 0 u and v। ठीक है, तो ये तो 0 है ना, ये वाला 0 है, ये वाला u है, ये वाला क्या है? v है। इसके अलावा जो होगा वर्टेक्स वो क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। तो बस ये है, क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल वही है जो लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, बस सिर्फ ये कि डिफरेंट एंगल है देखने का। ठीक है जी, आगे चलें। क्लियर? पहले बहुत कुछ घिच पिच हो गया, राइट? ओके, सो लेट्स क्लियर इट अप। ओके जी, अब हमने कहाँ जाना है? हमने अभी यहाँ जाना है। ओके, सो ये तो हो गया ना इलस्ट्रेशन ऑफ पैरेललोग्राम रूल हो गया, ठीक है, जो भी हमने किया था। राइट, अच्छा अब जो हम काम कर रहे हैं ना, वो जरा
बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। आप हेडिंग से ही समझ जाएंगे क्या हो रहा है। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस u 2u एंड -3u ऑन द ग्राफ। तो सबसे पहले तो हम u बना लें। u कैसे बनेगा भाई? एक यूनिट हम x एक्सिस में जाएंगे, 2 यूनिट हम y एक्सिस में जाएंगे। तो ये लें जनाब, ये लीजिए जनाब, हम चल पड़े, 1 यूनिट इधर चल पड़े, 2 यूनिट इधर चल पड़े, ये हमारा आ गया u, आ गया ना u। तो u तो एक्सप्रेस हो गया। अब क्या कहता है कि 2u। अच्छा, 2u को आप दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो ये कि 2u का मतलब क्या है? u का ट्वाइस। चलिए, तो आपने कहा चलो भाई जितनी लेंथ ये है हम इसी डायरेक्शन में चलते हैं और डबल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2u। लेकिन 2u एक और तरीके से भी तो देख सकते हैं। जब u 12 है तो 2u क्या होगा? 24 होगा। तो अगर आप गौर करें, यहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 यूनिट्स कहां चलना पड़ा है? x1 एक्सिस में, और 4 यूनिट कहां चलना पड़ा है? y एक्सिस में। तो आ गया ना 24। तो वो जो कहते थे ना कि साहब 2u का मतलब है ट्वाइस, यहाँ पर 2u का मतलब क्या है? अगर कोऑर्डिनेट वाइज देख रहे हैं तो ओरिजिनल 1 2 है वो क्या हो जाएंगे? 2 4 हो जाएंगे। तो दोनों तरीकों से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या होगा? -3/2u। पहले तो वही बताएं, वो जो मैं लेंथ वाइज कर रहा हूँ, फिर कोऑर्डिनेट वाइज देखेंगे। सो वेयर विल यू टेक -3/2u? ऑपोजिट साइड डायरेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, कहां तक चलूं? मेरा ख्याल है यहाँ पे आकर रुक जाऊं ना, इसलिए कि 1.5 है। जी। नहीं, ज्यादा और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ तक मेरा ख्याल है आना पड़ेगा। ये वाला जो है ना हमारा -3/2u, इसको एक और चेक कर लेते हैं। हम इसको यहाँ से भी तो चेक कर सकते हैं। -3/2u, -3/2u। हाँ जी, बताओ जरा जल्दी से, किसके बराबर होगा? -3/2 एंड -3, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। दोबारा बनाते हैं। कितना है ये? -3/2। तो आप पहले कहाँ जाएंगे? यहाँ पे पहुंचेंगे, सही है ना? यहीं पे पहुंचोगे ना? पहले हम यहाँ पहुंचेंगे -3/2, उसके बाद हम -3 पे यहाँ आएंगे। तो बेसिकली ये वेक्टर ये था, दरमियान में से गुजरा, मैं वहां तक ले गया था, ठीक है। सो दिस इज, सॉरी ये डायरेक्शन नहीं होगी, ये डायरेक्शन होगी। ये वाला है, कौन सा वाला है? -3/2u। तो कंफर्टेबल है ना इससे, कि जो फिजिक्स वाले कह रहे थे माइनस है ना, बताया तो एरो नीचे की तरफ लिया है ना, ये नीचे की तरफ, ये रही, ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये थी ना, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये फिजिक्स वाले जो कहते थे ना कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड नेगेटिव से डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। मैथमेटिशियन कुछ और कह रहा था कि कोऑर्डिनेट सब उस नंबर से क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। लेकिन जब आप ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या होते हैं? सेम होना भी तो चाहिए ना, मजाक थोड़ी है। हाँ, ये जो वेक्टर्स हैं ये वेक्टर्स हैं। फिजिक्स वाले किसी अंदाज से देखें, मैथमेटिशियन किसी अंदाज से देखें, एंड ऑफ द डे तो सेम चीज आएगी ना। ओके जी, सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। किस तरफ आते हैं भाई? लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन। चलिए जनाब, लीनियर कॉम्बिनेशन की तरफ भी चलते हैं। ऑलराइट, देखें, अगर आपके पास एक वेक्टर अगर है ना, सिंपल एक वेक्टर, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन वो वही होता है जो पिछले पेज पे किया है। क्या? उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, पॉजिटिव से कर दो तो सेम डायरेक्शन होगा, नेगेटिव से कर दे तो पीछे चला जाएगा। वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन था एक वेक्टर का। वो सिर्फ क्या होता है? मल्टीपल होता है ओरिजिनल वेक्टर का। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? एक से ज्यादा अगर हो तो क्या होगा? बहुत सिंपल है। फर्स्ट कर लें, आपके पास ये p वेक्टर्स हैं इन Rn। अच्छा, इसमें दो लफ्ज यूज हुए, एक p और एक n। तो क्या फर्क है p में और n में? हाँ बिल्कुल सही है। और n क्या है? ये डायमेंशन जिसमें हम लिव कर रहे हैं, राइट। R2 का मतलब है दो कंपोनेंट वाला वेक्टर्स, R3 का मतलब क्या है?
3 वाला, R4 का मतलब क्या है 4 वाला। ये अलग बात है कि R4 में वो जो इंट्यूशन होता है ना वो जरा लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन 3 में रहता है, स्पेस होती है, 2 में क्या होता है प्लेन होता है, लेकिन मैथ हर जगह रहता है, 4 हो 5 हो 6 हो, नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे देखें v1 v2 दो वेक्टर्स हैं। अच्छा इसने डायमेंशन नहीं बताई, चलें बहुत अच्छी बात है, इसमें R2 भी कवर हो जाएगा, R3 भी, R7 R9 सब। असल चीज में क्या है कि अगर आपके पास p वेक्टर्स हैं Rn में और p ही स्केलर हैं, तो फिर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस वन y इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस cp vp, ये क्या कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vp, और इसमें वेट्स क्या है c1 c2 and cp। this is the definition of linear combination by examples। ये वाला दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, जाहिर है आपने पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को 2 से। ये जो स्केलर वेट्स है ना, ये कहीं से भी आ सकते हैं। बेसिकली अगर आप गौर करें, दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ना, एक बड़ा लंबा चौड़ा सेट होगा, ठीक है ना, एक मेंबर उसका ये भी होगा, दूसरा मेंबर ये, तीसरा मेंबर ये है, ये भी मेंबर है, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये आया कैसे ये वाला चौथा मेंबर जीरो वेक्टर। हाँ मतलब है कि इसमें आपने ये काम किया है कि v1 को भी 0 से मल्टीप्लाई किया है और v2 को भी 0 से मल्टीप्लाई किया, और जब ऐड किया तो आपके पास ये आ गया जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर कब आता है, जब वेट्स सारे क्या हो 0, ठीक है जी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन समझ गए ना, बस इतनी ही कहानी है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, किसकी, लीनियर कॉम्बिनेशन की। तो हम देखते हैं, यानी अगर आप गौर करें ना, जो वहां से पूछा था, इसका जो टॉप पर ही लिखा हुआ था इस 1.3 के, वो यही लिखा था ना लीनियर कॉम्बिनेशन, वो इसी की तरफ इशारा कर रहा था। ओके जी, लेट्स गो फर्दर, चलते हैं आगे। ऑलराइट, एग्जाम्पल आ गई, चलें साहब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, जरा गौर से देखिए। कह रहे हैं एक वेक्टर है v1, ठीक है, मान लिया ना आप, दूसरा है v2। तो पहले रुक जाते हैं, जरा v1 एंड v2 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मुझे बताएं v1 के लिए मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कहां से शुरू करूं, यहां से शुरू करूंगा ना, यहां से शुरू करूंगा। क्या करूंगा, 2 यूनिट इधर जाऊंगा, चला गया, 1 यूनिट इधर जाऊंगा, राइट। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, ये मेरा v1 है, सही है, दिस वेक्टर इज v1। अच्छा जी, दूसरे के लिए क्या करूं, -2 यहां पे पहुंचा और 2 यहां पे पहुंचा, राइट। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये मेरा क्या है v2, तो ये v1 है और ये क्या है मेरा v2 है, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये जो नीचे वाली चीज है ना फालतू, ये हम कर देते हैं, ये तो हमने समझने के लिए किया था ना। अब ठीक है, एक हमारा v1 आ गया और एक हमारा क्या आ गया, एक हमारा v2 आ गया, राइट। अच्छा देखिए अब क्या करना है, आप गौर से देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन चल रहा था ना। तो पहला सवाल ये है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2 एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये a जो है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है v1 एंड v2 का, सिंपली एडिशन है, v1 प्लस v2। अच्छा आप जरा गौर से सुनिएगा, हमने क्या कहा था कि एडिशन जो है वो 2 तरीकों से आ सकता है। अच्छा यहाँ पे 3 तरीकों से आ सकता है, क्या मतलब कहने का मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो है ना आपके पास, ये इस डायगोनल का पार्ट है ना जो इन 2 वेक्टर ने बनाया है, तो यही तो u प्लस v होगा ना। और जरा गौर करें, इसका मतलब क्या है, नो मूवमेंट अलोंग x1 डायरेक्शन एंड 3 यूनिट्स अलोंग x2 डायरेक्शन, तो आ गया ना ये वाला वेक्टर। अब एक और इंटरप्रिटेशन सुन लें, आप इसको डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना, 0 3 को प्लॉट, वो भी तो यही आता ना, यही वेक्टर आता ना। तीसरा ये भी सुन लें कि आपने क्या करना है, इन 2 वेक्टरों से एक ट्राइंगल बनानी है, कौन सी, ये और ये,
लेकिन ट्राइंगल ऐसे नहीं बनेगी। आपको पता क्या करना होगा, पहले आप इसको इमेजिन करोगे कि ये यहां पहुंच गया है, फिर ट्राइंगल बनेगी तो ये वही चीज आ जाएगी, क्या सम। तो आपने देखा तीनों इंटरप्रिटेशन, बल्कि यहाँ चार हो गए यार। एक तो ये कि ट्राइंगल का लॉ आ गया, पैरेललोग्राम का लॉ आ गया, तीसरा क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, चौथा क्या आ गया, डायरेक्ट आपने उस ए को प्लॉट करके देख लिया, विच इज 0 3 सम ऑफ द ओरिजिनल टू। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब जरा ये बता दो भाईजान कि बी साहब कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन है V1 एंड V2 का? V2 माइनस V1। हाँ, ये -V1 प्लस V2 हो गया ना, ठीक है, -4 और 1। अच्छा, अब जरा इसको ड्रॉ करते हैं। मेरा ख्याल है पहले मैं थोड़ा सा वही जो मैं कहता हूँ कि इसको जरा मैं क्लीन अप कर लूं। ओके, अच्छा जी, अब इसका देखें दो तरीके हैं, बल्कि दो क्या तरीके, तो वही चार हैं। आपको याद होगा ना, थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हमने इसको क्या डिक्लेयर किया था, ये हमारा क्या था, इफ यू रिमेम्बर V1 था, और ये हमारा क्या था, V2 था। ठीक है, अब आप एक काम करो ना, -V1 का मतलब क्या होगा, ये होगा ना, ये हमारा -V1 है, ठीक है, और हमारा V2 तो वही है ना। तो अब इसका सम क्या होगा, ये वाली आपको ट्राइंगल फॉर्म करनी होगी ना, सॉरी पैरेललोग्राम, तो ये वाला जो है ना, ये इसका सम होगा, और ये सम वही तो है -4 1। आप देख लें, यहां तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, -4 लेफ्ट पे जाना होगा और 1 ऊपर जाना होगा। तो आपने देखा कि सब तरीकों से बात एक ही आएगी। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा रहा है कि साहब कैसे आप मूवमेंट देख रहे हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल टू। तो क्लियर कर दूं, क्लियर कर देते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। ये हमारा V1 है और ये हमारा क्या है, V2 है। अच्छा, आप बताओ अब कहां पे जाना है, हमने C में जाना है। कहां पे जाना है, C में। तो बता सकते हो C जो है वो कैसे आएगा, जल्दी बताओ। व्हाट कॉम्बिनेशन इज C? V1 और V2 का कौन सा कॉम्बिनेशन? 4V1 प्लस V2 सर। 4V1 प्लस V2। प्लस V2, वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, -2 6 आ जाएगा, 4 and 2 6 आ जाएगा। अच्छा, अब ये बता सकते हो कि तुमने कैलकुलेट कैसे किया 4 1? ये पता किस तरह से कैलकुलेट किया इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। असल चीज ये है कि B जो है वो बराबर है C1 V1 प्लस C2 V2। इसमें हर चीज तो नोन है ना, V1 भी है, V2 भी है, B भी है। C1 और C2 के लिए सॉल्व करना है, तो वही इन्होंने क्विकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया। इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी जरा बताएंगे? 2 1, दूसरा क्या होगा, -2 2, तीसरा क्या होगा, 6 6। बस इस सिस्टम को सॉल्व करना है। देखिए, एक तरीका तो ये होता है ना कि आप बिल्कुल फॉर्मल वे में इसको एक कोलोन फॉर्म बनाएं, एक क्विक वे भी होता है। इसमें पता क्या करें, आप सीधा सीधा जो है ना, वो पहली वाली इक्वेशन को दूसरी में ऐड कर दें। क्या कर दें, दूसरी में ऐड कर दें, तो क्या बचेगा, दूसरी का क्या हशर होगा, ये होगा ना। तो यहां से पहला एक वेरिएबल C1 किसके बराबर आ जाएगा, 4। ये वही 4 है जो यहाँ इन्होंने बताया था। अब इस 4 को जो है ना आप यहाँ पे रख लें। 4 को 2 से करोगे तो क्या होगा भाई, 8, उधर जाएगा तो -2 से डिवाइड होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये वो है C2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको समझ ना आए तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के बैठ जाएं। लेफ्ट पे क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 जो ओरिजिनल वेक्टर्स हैं। राइट पे क्या होगा, द वेक्टर यू वुड लाइक टू एक्सप्रेस। इस केस में क्या है, C। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा नोटेशन मेरा खराब हो गया, मैं C की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, B लिख दिया। तो आप समझ गए ना। आप थोड़ी देर के लिए बस इसको समझ लेंगे, ये C नहीं है, ये क्या है, B है, वरना फिर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्लियर। चलें, अब जरा ये भी बता दो भाईजान, ये आखिरी वाला क्या है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, जल्दी। हाँ भाई, वही करो ना यार जो मैं कहता आया हूँ, क्या -5/2 V2 प्लस V1। मल्टीप्लाई करो,
minus 5/2 into V2 and then plus V1. यानी उसको 1 से ही रखे, मल्टीप्लाई करें 1 से। हाँ मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सर, minus 5/2 into V2 plus V1, like minus 5/2 को V2 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा ये V2 कर दूं और ये V1 कर दूं? जी मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हैं ये। मतलब ये कह रहे हैं कि इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसको कह रहे हैं -5/2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो तरीका तो बता दिया ना, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर लें, वेरीफाई कर लेते हैं। जब ये -2 और -5/2 मल्टीप्लाई होंगे तो +5 आएगा ना, 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। यहाँ पर क्या होगा? -5 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो एक मिनट, यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो -4 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब हम इसको वही करते हैं, क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा ये हमारा V1 था ना, इसको तो हम ऐसे ही रखते हैं ना, इसका वेट 1 है। V2 है -5/2, ये हमारा V2 था ना, -5/2 का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पहुंच जाएंगे। ये मेरा V1 है और ये मेरा क्या है? -5/2 V2, ठीक है ना। अब ये पैरेललोग्राम आप बनाएंगे तो ये आंसर आएगा। ये आंसर कौन सा आएगा? दिस इज अवर D। और अगर आप गौर करें ये है ही D, इसलिए कि आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए 7 यूनिट यहाँ जाना पड़ेगा, ये है ना 7, और -4 यूनिट आपको नीचे आना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? मतलब ये सारी वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, बस 3-4 ही चीजें हैं ना। पहले वेट्स निकाल लो, ओरिजिनल वेक्टर को उन स्केलर से ले जाओ, फिर पैरेललोग्राम बना लो, फिर देख लो क्या कि डायगोनल ओरिजिनल D को करस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। ठीक है जी, ओके लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया था जो भी पेज था यार, बस हो गया। हाँ ओके ओके, एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल है ये वाली। ओके जी, ओके ऑलराइट, क्या करना है भाई? बस ये करना है, ये डिटरमाइन इफ B इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 and A2 and A3। तो आप वही करोगे ना कि इसको जनाब अली आप C1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको आप C2 से करोगे, इसको आप C3 से करोगे, और बराबर किसके कर दोगे? इक्वल टू B के कर दोगे। तो वही चीजें बिल्कुल बॉटम पे नजर आ रही है, थोड़ी सी कट रही है, ठीक है। C1 सॉरी, बजाय इसने C1 के अब ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, C1 की जगह क्या लिखा हुआ है? X1 लिखा हुआ है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, C हो या X हो, अननोन इज अननोन, कोई भी नाम दे देना। ऑलराइट, तो बस ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। बहुत आगे चले गए हैं दिस वन। चलें ठीक है जी, सही है। ठीक है, यही था ना। तो अब इसमें पता क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि साहब सिस्टम तो हमने ये वाला सॉल्व करना है ना, वही था ना, आपको 3 वेक्टर्स दिए गए थे, ठीक है, A1 B1 सॉरी A1 A2 A3 और एक वेक्टर B दिया गया था। पूछा क्या गया था? कैन वी एक्सप्रेस B एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए ये लिखा हुआ भी है डिटरमिन, और यहाँ पे इफ भी लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसका बता देंगे इनमें डाउट क्यों है? ये इफ तो जब लगता है ना जब कुछ डाउट हो, तो आप कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट माइट हैपन। यस, यानी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि साहब ये 3 वेक्टर गिवन है और राइट दिस एज ए कॉम्बिनेशन दिस। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, अगर ये वाला सिस्टम कंसिस्टेंट है तो बिल्कुल हो जाएगा, और अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो आप सिंपली कहेंगे भाईजान ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट कर लें आपके पास वेक्टर है ना 1 0 और 2 0 है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि साहब आप इस वेक्टर को 1 3 को
एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन आप 1 0 और 2 0 बता दें, आप लाख सर मार ले, नहीं हो सकता। क्या वजह है बताओ? इसलिए कि यहाँ नीचे क्या है, आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कोई सा भी C1 उठा के ले आए, कोई सा भी C2 उठा के ले आए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 3 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इसीलिए ये इफ लगाया गया है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ठीक है जी, हमने ये समझ लिया कि हो भी सकता है नहीं। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, आप इसको कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एज इट इज है ना, ये वेक्टर इक्वेशन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी वेक्टर? इसलिए कि इसमें 3 स्केलर हैं और 4 वेक्टर हैं। स्केलर कौन कौन से हैं? x1 x2 x3। वेक्टर क्या है? a1 a2 a3 b। ये भी वेक्टर है, लेकिन नीचे जिसने लिखा है ना, क्या लिखा है? फिल इन कर दो। क्या कह रहा है? फिल इन कर दो। तो ये जनाब फिल इन कर देते हैं। x1 जरा आप देख के बताओ अपने नोट्स में कि a1 क्या था? 103। और दूसरा क्या था? 4 2 14। और तीसरा क्या था? 3 6 10। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है जी। इक्वल बी क्या था? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही है जी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा है ना, ये और ये दोनों जो है ना वेक्टर फॉर्म है, लेकिन ऊपर वाला सिंबॉलिक था, नीचे वाला क्या है? नंबर डाल दिया आपने। कहते हैं इसी सिस्टम को अब आप इस तरह भी लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग सिस्टम। देखिए इसका मतलब यही है ना कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इक्वल टू किसके कर देंगे? -1। तो ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? 0x1 2x2 6x3 इज इक्वल टू 8। ये दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। ठीक है, असल में हर सिस्टम 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। कितने तरीकों से? 2 तो आपको नजर आ गए ना, कौन कौन से? बल्कि 4 तरीकों से लिखा जा सकता है, मैं बताऊंगा। 2 तो नजर आ गए ना, कौन से? एक तो ये है वेक्टर फॉर्म, दूसरा क्या है? सिस्टम। सिस्टम लिख दिया। तीसरा वो ये जो आप कह रहे हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चौथा एक और भी होता है, मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, वो क्या होता है? मैट्रिक्स फॉर्म। वो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो सिस्टम है ना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। a1 a2 a3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू b। अब ये देखें, ये जो a1 a2 a3 ना, ये क्या है? कॉलम वेक्टर्स है ना, तो ये क्या बना देंगे? एक मैट्रिक्स बना देंगे। उसके साथ एक वेक्टर ऑफ अननोन आ गया, और राइट साइड पे क्या आएगा? वेक्टर ऑफ नोन्स। तो ये फॉर्म कौन सी है? मैट्रिक्स फॉर्म है, राइट। तो सब आने चाहिए। कहीं मैट्रिक्स फॉर्म ज्यादा सूट करती है, कहीं वेक्टर, कहीं ऑगमेंटेड। लेकिन अगर आप गौर करें, वो कहते हैं ना, बॉटम ऑफ द डिस्कशन क्या होगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही आएगी। लेकिन ये सारे वर्जन जो है ये थ्योरेटिकल डिस्कशन के लिए होते हैं। कौन से है? कि मैट्रिक्स फॉर्म भी है, वेक्टर फॉर्म भी है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब वही बात है, अब हमने क्या करना है? ये जो एंड में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है? हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी, सॉल्व करें। चलें साहब, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तो आपको मतलब वही है, वही चीज जो भी मैं कह रहा हूँ। अगले या बल्कि इसी पेज पे आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नजर आएगी। ठीक है, और उसका फिर क्या होगा? इकोलोन फॉर्म, वही रो ऑपरेशन। ठीक है, ओके, सही है। हो गया जनाब। तो आप समझ गए ना, ये लेफ्ट पे क्या है? ये वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कैसे आ गई भाई? सात आठ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किए होंगे, तो आप जरा घर जाके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। ठीक है, उस ऑपरेशन के बाद जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो इसमें कन्वर्ट होगी, और जो कन्वर्टेड मैट्रिक्स है ये क्या है? रिड्यूस इकोलोन है। बस आप बता दो x1 की वैल्यू क्या है, क्या लिखूं यहाँ पे? ठीक है, सही तो है, 1 - 2 and 2। ओके जी, अब चलें रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, रिव्यू का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने जो काम किया है ना, उसको चेक भी कर लें और थोड़ा सा और भी समझ लें।
तो ये जो नंबर आए ना 1 - 2 2, ये क्या है? ये वेट्स हैं जो A1 A2 A3 को मल्टीप्लाई करके क्या प्रोड्यूस कर देंगे? B कर देंगे। तो अब करके देख लो यार, यहाँ पे 1 लिख दो ऊपर, यहाँ पे क्या लिख दूं भाई? -2, और यहाँ पे क्या लिख दूं? 2। तो जरा पहली रो को ही चेक कर लेते हैं। 4 - 6 नहीं 4 - 8 एंड +6 का टोटल करो कितना आएगा? -1। और यहाँ पे करोगे तो बहुत सिंपल है, 0 से कुछ नहीं होगा। -4 एंड 12 कितने होंगे? 8। और यही हाल इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो वेट्स आए हैं ना हमारे पास, ये वाले, ये कैसे आए हैं? इस सिस्टम को सॉल्व करने से आए हैं। ये वाली बहुत बात आ गई। जो डेफिनेशन है ना लीनियर कॉम्बिनेशन की, वो तो ये वाली है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन वेट्स। और जो तरीका है सॉल्व करने का वो ये है। क्या है ये? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक जी, ओके जी। तो अब हम, अच्छा राइट, अच्छा आगे वही डिस्कशन है, वो बहुत सिंपल है। ये वही चीज है जिसको हम बार बार कहते हैं कि रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये कंसेप्ट को रिपीट कर रहा है। ठीक है जी, रिपीट कर रहा है तो करने दो भाई, हम भी देख लेते हैं। यही तो सब पढ़ा है ना यार, कि अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं a1 a2 an और एक और वेक्टर भी है, और अगर हम आपसे कहें कि राइट b एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 to an, तो आप क्या करोगे? एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लोगे और उसको आगे क्या करोगे? सॉल्व करोगे। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अच्छा अब देखें, ये वाली जो 3 लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देखिए पहले जमाने से मतलब है कि जब तक हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा था, तो हम क्या कहते थे सिस्टम के बारे में? हम कहते थे साहब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा अगर क्या चीज ना हो? क्या चीज ना हो? लास्ट कॉलम पिवट कॉलम ना हो। क्या ना हो? लास्ट कॉलम पिवट कॉलम ना हो। अच्छा अब आज की तारीख में हम पता क्या कह रहे हैं कि अगर सोल्यूशन है तो लास्ट कॉलम पिवट कॉलम तो नहीं है ना, लेकिन फिर लास्ट कॉलम जो है वो लेफ्ट साइड के जो कॉलम्स है ना उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ना भाई। देखें इसको तो और से देखें, पहले तो ये क्या था? प्योर सिस्टम था ना। अब क्या है ये? अब x1 x2 xn का एक और इंटरप्रिटेशन भी है। क्या? इट इज द वेट्स। तो अगर सिस्टम का सोल्यूशन है तो क्या होगा? b मस्ट बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2 a3। और अगर सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है तो b कांट बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अब आपने क्या किया? ये वाला कंसेप्ट वहां जाके लगा दिया। कहां जाके लगा दिया? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे। पहले तो हम सिर्फ इससे बात कर रहे थे ना, किससे? कि साहब लास्ट कॉलम पिवट है, नो सोल्यूशन। अगर लास्ट कॉलम पिवट नहीं है तो सोल्यूशन है। अब हमने एक नया अंदाज बताया। क्या? कि अगर सोल्यूशन है तो B मस्ट बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन A1 A2 3, और अगर सोल्यूशन नहीं है देन B कैन नॉट बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये वही चीज लिखी हुई है। और लीनियर कॉम्बिनेशन को एक और भी कहते हैं जनरेटेड। देखें ये जो B है ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, आप इसको ये भी तो कह सकते हैं B कैन बी जनरेटेड बाय A1 A2 एंड A3। यही लिखा हुआ है। B can be generated by a linear combination of this if and only if there is a solution to the linear system corresponding to the augmented matrix। if and only if के दोनों ही मतलब है। सोल्यूशन है तो B जनरेट किया जा सकता है, और अगर B जनरेट किया जा सकता है तो क्या है? सोल्यूशन। जनरेट का मतलब यही होता है कि आपने वेट्स निकाल ली, और वेट्स ही क्या होता है? सिस्टम का सोल्यूशन होता है ना। तो असल में थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन कहते हैं ना, वो आपकी वोकेबलरी जरा बढ़ती जा रही है लीनियर अलजेब्रा की। ओके चलें आगे। कहाँ पे पहुंच गया? चाहिए यहाँ पे। अच्छा अब जरा आते हैं, अब एक बड़ी मजेदार चीज आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ ए वेक्टर। ओके जी, स्पैन। मेरा ख्याल है थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा ताकि सारी चीज एक जगह आ जाए। अब ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी स्पैन। आप एक वेक्टर को इमेजिन करें, v को। कहां पर? ये 3 डायमेंशन में है ना, तो यकीनन ये जो 3 4 5 है वो ये वाला है।
यानी अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये पॉइंट बन जाएगा ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या बन गया, वेक्टर। और 3 4 5 का मतलब क्या है कि हाउ मेनी यूनिट्स मुझे इधर चलना है, जल्दी बताओ। 3 एंड हाउ मेनी दिस एंड हाउ मेनी दिस। तो ये मैं पहुंच गया, कहां पहुंच गया, वेक्टर बन गया। ठीक है जी, ओके। अब जरा सुने, लिखा गया है स्पैन। अगर मैं इस v को 2v से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वाला वेक्टर आएगा। ये कौन सा है भाई, 2v। याद रहे ये वाला क्या था, v था, सही है। और अगर मैं इस वेक्टर को 1.5 से करूं तो मेरे पास ये आएगा। ये वाला जो है ना, असल में ये है 1.5 का मतलब है ये ना, ओरिजिनल की लेंथ को आपने 1.5 कर दिया। 2 का मतलब क्या था, ट्वाइस कर दिया। तो भाईजान ये जो तीन वेक्टर है ना, कौन से, v, 2v और 1.5v, इनको आप कहेंगे दे आर इन दी स्पैन ऑफ v। क्या है ये वेक्टर, v के स्पैन में है। तो स्पैन क्या हुआ, ऑल पॉसिबल मल्टीपल ऑफ v। एक वेक्टर के केस में स्पैन क्या हुआ, ऑल पॉसिबल मल्टीपल ऑफ v। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये वाला वेक्टर भी होगा जो 3 गुना है इसका, v का, ये भी होगा 4 टाइम्स है, और उधर भी होंगे और इधर भी होंगे और इस साइड पे भी होंगे ना नेगेटिव, और ये भी होगा उसमें। ये वेक्टर कैसे आएगा, ये वाला जो मैंने अभी लगाया है, जब आप v को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो स्पैन है ना, ये क्या है, वेक्टर्स हैं। और इन वेक्टर्स का जो हेड है वो कहां पे लाई कर रहा है, एक लाइन पे। इस पे लाइन कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, लाइन पे। तो क्या नतीजा निकला, स्पैन ऑफ ए वेक्टर इज ए लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। जो ओरिजिनल वेक्टर था ना, उसके नंबर कोऑर्डिनेट भी तो होंगे ना, इसीलिए देखे ना मैं दोनों तरीकों से लिखता हूँ। इसको अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये पॉइंट हो गया, और अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो आपके पास एक वेक्टर है, बिल्कुल होगा। आपसे किसी ने पूछा कि साहब इसका स्पैन क्या है, तो वो क्या होगा, लाइन बना लो, सारे पॉइंट किसमें होंगे, स्पैन ऑफ v में होंगे। ठीक है, तो ये तो कहानी है एक वेक्टर की। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक से ज्यादा वेक्टर हो तो स्पैन क्या होगा। ये नीचे 3 लाइनों में लिखा हुआ है ना, ये देखें, यही लिखा हुआ है, जरा इसको और से देखने क्या लिखा हुआ है। v, 2v एंड 1.5v ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। स्पैन v क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म c टाइम्स v वेयर c इज एनीथिंग। और यहां पर क्या है, स्पैन क्या है, अ लाइन थ्रू द ओरिजिन। लेकिन ओरिजिन से तो बहुत सारी लाइनें पास करती है ना, तो वो लाइन जो इस पॉइंट को कंटेन करे, कौन से पॉइंट को कंटेन करे, 3 4 5, यानी ये वाला पॉइंट। ओरिजिनली तो यही पॉइंट था ना, 3 4 5। ओके जी, ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, अब जरा थोड़ा सा बस प्रैक्टिस है इसकी, और कुछ खास चीज नहीं। सो लेट्स हैव ए प्रैक्टिस। ओ क्या कर दिया भाईजान, ओके जी। ये तो अभी है ना, हमने थोड़ी देर पहले ऐसा करें, थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। ये तो मैं किया, थोड़ी देर पहले किया, ठीक है। जी, ये वाला अब हम काम करना चाह रहे हैं, दिस वन एग्जाम्पल, दिस। चलेगा, ओके। देखें पिछले केस में क्या था, आपके पास एक वेक्टर था सिर्फ, उसका आप क्या कर रहे थे, स्पैन देख रहे थे। यहाँ पे आपके पास 2 वेक्टर हैं, ओरिजिनली 2 हैं, तो यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली क्या है आपके पास, ये 2 हैं। कौन से 2 हैं भाई, ये वाले 2 हैं। ठीक है, ये 2 वेक्टर हैं आपके पास u एंड v, ठीक है।
असल में कहानी जो चल रही है कि अब हमने दो वेक्टर का स्पैन देखना है कैसा होता है। अच्छा, इसने एक बात तो आप समझ गए होंगे ना कि ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये यू भी जो है ना वो 1 डायमेंशनल में है, 2 में या 3 में है, लेकिन पिक्चर से समझ में आ गया कि ये दोनों वेक्टर्स 3 डायमेंशन में है, इसलिए कि 3 एक्सिस है ना, x1 भी है, x2 भी है और x3 भी है। अच्छा, आप जरा ये बता दें, फॉर कन्वीनियंस इसने 3 डॉट लगाए हुए हैं, राइट? तो आप बता सकते हैं कि इसको ये भी एक वेक्टर होगा और ये भी एक वेक्टर होगा, तो मुझे कौन सा u लेना चाहिए, कौन सा v? देखें, वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को थोड़ा देखें ना, ऊपर देखें, u के साथ 3 है, v के साथ क्या है, 4 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला, ये हमको क्या ले लेना चाहिए, v ले लेना चाहिए। आप इसको u भी ले सकते थे, लेकिन फिर आपको प्लेन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, राइट? ठीक है ना, तो क्यों चेंज करें यार प्लेन को, हम खुद कर लेते हैं अपने आप को चेंज। तो ये क्या हो गया आपका, v हो गया। ये वाला कौन सा हो गया वेक्टर, u हो गया। ठीक है, जरा जल्दी से बता दो u प्लस v क्या होगा। अच्छा देखें, हमने अल्टीमेटली आपको बताना है क्या, स्पैन ऑफ 2 वेक्टर्स, उसमें बहुत सारे होंगे ना, तो हम 2-4 जरा पिक कर रहे हैं वहां से। तो ये u प्लस v क्या है, ये भी तो स्पैन के अंदर ही है ना। व्हाट इज द स्पैन ऑफ 2 वेक्टर्स, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। देखें, 1 का स्पैन क्या होता है, मल्टीपल होते हैं, वहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन का आप कंसेप्ट देना चाहें तो जैसे बात वो भी कहते हैं ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है कि उसको आप मुख्तलिफ नंबरों से करें, लेकिन असल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब एक से ज्यादा वेक्टर्स हो। तो ये u प्लस वी आप समझ गए ना, ये क्या है, u v का लीनियर कॉम्बिनेशन है, दोनों वेट्स क्या है, 1-1, लिहाजा ये वेक्टर किस में है, स्पैन। कौन सा स्पैन, u एंड v का। अब एक दूसरा ले लीजिए, क्या है, 3u प्लस 4v। तो 3u प्लस 4v का मतलब क्या होगा, आप इधर से जो है ना, हाँ एक मिनट, ये थोड़ा सा वो हो गया, इसको जरा मैं नीचे लाना चाह रहा हूँ ना, ये मैं देखना चाह रहा था। ठीक है, हो गया, ओके। अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो 3u प्लस v, ये आपको मेरे ख्याल पहले ही समझा दिया था मैंने कि ये मेरा v है, तो ये वाला जो है मेरा क्या हो जाएगा भाई, 4v होगा। ये हमारा क्या था, u था ना, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, 3u हो जाएगा। लिहाजा ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, यही तो ये है, कौन सा, 3u प्लस 4v, यही है 3u प्लस 4v। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, एक वेक्टर 3 प्लस 4u भी यहां चला गया, दूसरा जो था ना u प्लस v, वो ये वाला था। ठीक है, अगर मैं कोई और ले लूं, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं 8v प्लस 6u, कहां जाएगा, वो इधर चला जाएगा ना, हाँ मतलब इसकी कंटिन्यूएशन में इधर चला जाएगा, राइट। फिर ये इधर भी चला जाएगा, तो ये कहीं यहां पर आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना दो वेक्टर्स का, क्या पॉसिबल है कि ये जो कॉम्बाइंड वेक्टर है ये इस प्लेन के ऊपर या नीचे चला जाए, नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए कि जब दो वेक्टर्स आ गए, एक प्लेन बन गया, और जब कॉम्बिनेशन आएगा तो वो जो नया वेक्टर होगा ना, भले कोई c1 और कोई c2 ले ले, वो हमेशा इस प्लेन के अंदर ही होगा। तो कैन वी से, ये जो आखिरी 3 लाइनें हैं, क्या लिखा हुआ है भाई, u v v u प्लस v 3u प्लस v ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा जरा गौर से सुनिए, प्लेन किससे बना है, ओरिजिनल दो वेक्टर से बना है, और उनमें खास बात भी थी, वो जो दो वेक्टर्स थे वो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं थे। अगर u एंड v एक दूसरे का मल्टीपल होता ना तो स्पैन ये नहीं होता, कुछ और होता, वो अगली स्लाइड में नजर आएगा। क्या है स्पैन, u इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म x1u प्लस x2v। और थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है, हियर, इस एग्जांपल में स्पैन u भी क्या, अ प्लेन थ्रू द ओरिजिन। लेकिन ओरिजिन से तो बेशुमार प्लेन पास करते हैं, और क्या इसके साथ एडजेक्टिव लगाएंगे, कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं, ओरिजिन एंड कंटेनिंग u एंड v। असल में कहानी तो यहां से शुरू हुई थी ना, कहां से, u एंड v से। ये कौन सा प्लेन है, समराइज, अगर दो वेक्टर्स दिए जाएं, दोनों एक दूसरे का मल्टीपल ना हो,
तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक प्लेन होगा जो 3 पॉइंट से पास करेगा, एक ओरिजिन, एक V वाला और एक U वाला, फिर सारे कॉम्बिनेशन वही आएंगे, ना कोई कॉम्बिनेशन ऊपर जा सकता है ना कोई कॉम्बिनेशन नीचे जा सकता है, राइट। तो लेकिन इसमें शर्त क्या है, मल्टीपल नहीं हो, नहीं एक दूसरे का मल्टीपल ना हो। अगर मल्टीपल होंगे तो क्या होगा वो आप अभी जरा देख लें, ये इसी में आ रहा है। अच्छा, अब ये तो देखें, ये तो मोटिवेशन है ना, स्पैन क्या होता है, तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो अभी इसके आगे नजर आ रही है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द फॉर्मल डेफिनेशन। ये आगे जनाब फॉर्मल डेफिनेशन। अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, आपको मोटिवेट कर रहे थे, अब फॉर्मल डेफिनेशन आ गई। जी जनाब, फॉर्मल डेफिनेशन यही बनेगी ना कि फर्ज कर लेते हैं हमारे पास P वेक्टर्स हैं, कहां पर मौजूद हैं, Rn में मौजूद हैं, तो स्पैन क्या होगा, वो ये होगा, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड Vp होगा। दूसरे तरीके से अगर आप काम करें तो ये होगा कि साहब स्पैन जो है इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, x1 v1 this where these are the scalars। अच्छा साहब, अब जरा ये देखें, ये जो है आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, कहता है इनमें एक वेक्टर बता दो इस स्पैन में, फाइंड ए वेक्टर इन स्पैन v1 v2। मैं एक नहीं कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा आप मुझे कम से कम 4 वेक्टर्स बताएं इस स्पैन में। 4 का एक बजाय बताओ जल्दी से, पहला वेक्टर कौन सा लोगे? चलिए ठीक है, इसका मतलब है पहला वेक्टर जो है ना वो ये हो जाएगा 6 3, यही हो गया ना, दोनों को ऐड कर लिया। दूसरा वेक्टर ये है कि आप यही रहने दें 2 1, वेट्स बता देना 2 1, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है v1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और v2 को 0 से किया। आप ये भी कर सकते हो पहले को 0 से और दूसरे को 1 से, आप ये भी कर सकते हो दोनों को 0 0 कर लो, ठीक है ना। अब जरा बता दो बी का आंसर, डिस्क्राइब स्पैन v1 v2 ज्योमेट्रिकली। ये प्लेन नहीं बनेगा, एक ही लाइन होगी, इसलिए कि वो जो v1 है वो v2 का क्या है, मल्टीपल। देखिए प्लेन के लिए आप ये करते हैं ना, पहले दोनों वेक्टरों को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप इस तरीके से आएंगे, आपका ये आ जाएगा v1 और इसी आगे जाके क्या आ जाएगा, आपका v2 आ जाएगा। अब जब कॉम्बिनेशन लेंगे आप देख लेना, ये सारे के सारे 3 6 2 1 4 2, ये सब के सब क्या है, ये 2 1 का मल्टीपल कह लो, या इन सबको 4 2 का भी कह सकते हैं आप। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर दो वेक्टर्स क्या हो, मल्टीपल हो ईच अदर, तो स्पैन क्या होता है, जस्ट अ लाइन। कैसे बनती है, ओरिजिन और उन दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लो। आप इस लाइन को ये भी कह सकते हैं 0 0 और 2 1 से बनी है, इसको आप ये भी कह सकते हो 0 0 एंड 4 2 से बनी है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्क्राइब स्पैन v1 v2 ज्योमेट्रिकली। ओके, जरा आप R3 में देखते हैं जनाब क्या हो रहा है। लेट्स गो टुवर्ड्स R3। हाँ ओके जी, स्पैनिंग सेट इन R3। ओके जी, स्पैनिंग सेट इन R3। इसने क्या किया है कि आपने ओरिजिनली कितने वेक्टर्स लिए हैं, v1 एंड v2 लिए, ठीक है। असल में वही चीज है जो पिछले हमने स्लाइड्स में की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो 2 डायमेंशन में एग्जांपल थी और ये किसमें, 3 डायमेंशन में। तो आपने 2 वेक्टर से स्टार्ट किया v1 एंड v2, और लेकिन v2 जो है वो क्या है, v1 का मल्टीपल है। तो स्पैन ऑफ v1 v2 क्या हो जाएगा, आप इसको कह सकते हैं कि ये v1 से भी आप जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपका दिल नहीं चाहता v1 तो आप इसको किससे जनरेट कर सकते हैं, v2 से भी कर सकते हैं। लिहाजा ये क्या होगी, लाइन थ्रू द ओरिजिन हो गई, ठीक है जी। अब इसमें क्या देखें, एक जरा टेक्निकल पॉइंट सुनिएगा, यहाँ पे जो लाइन बन रही है ना ये 3 डायमेंशन में बन रही है, पिछले केस में लाइन कहाँ बन रही थी, 2 डायमेंशन में बन रही, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा।
और अगर ये दो वेक्टर्स ही होते लेकिन हर वेक्टर्स में 4 कंपोनेंट्स होते और दोनों एक दूसरे का मल्टीपल होते तो फिर आप उसको कैसे लेते? आप कहते हैं कि आप 4 डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, लेकिन आप उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, अलजेब्राइकली लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकली ड्रॉ नहीं कर सकेंगे 4 डायमेंशन, ठीक है ना? जरूरत ही नहीं है, काफी है 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, आगे सब मैथमेटिक्स, नो विजुअलाइजेशन। अच्छा, अब एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? इसी के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी द सेकंड वन। ये आ गया जनाब सेकंड वन, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा और बड़ा कर लें। ओके जी, राइट। ओके जी, इसमें क्या सिखाया जा रहा है? आप इसमें मतलब कंसेप्ट अब क्लियर हो गया। अगेन आपके पास एक जो है ना ओरिजिनल वेक्टर्स क्या है आपके पास, ये रहा v1, दूसरा और वेक्टर क्या दिया गया है v2, और क्या लिखा गया है v2 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ v1। तो क्या होगा जनाब, स्पैन ऑफ v1 एंड v2 ये प्लेन हो जाएगा थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है जी? ओके, ये तो था ना थ्योरेटिकल, कुछ नहीं पता था कि v1 v2 क्या है, सिवाय इसके कि 3D में है और एक दूसरे का मल्टीपल नहीं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं, ये वाली एग्जांपल। क्या वजह लाइन की? मल्टीपल है, राइट? आप ये कह सकते हो कि ये वाला वेक्टर इसका 1.5 है, ठीक है ना? इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। आप चाहें तो उल्टा भी कह सकते हो कि ये इसका क्या है 3/2 है, या 2/3 होगा, 2/3 नहीं 2/3, ये इसका 2/3 है ना, 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब डजंट मैटर। तो v1 v2 इज ए लाइन आर ए प्लेन, तो आप क्या कहोगे? लाइन है, राइट? प्लेन नहीं हो सकती। प्लेन तो इस केस में होगी जब v1 और v2 एक दूसरे का क्या है मल्टीपल नहीं है। ओके, चलिए साहब ये क्लियर हो गया। जरा आखिरी जगह पर भी आ जाए। ओके जी, ओके, यहाँ पर हम पता क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं जी, देखिए हमने जो ना शुरू की थी ना कहानी, वो शुरू की थी कि v1 v2 v3 आर गिवन, देन वी डेवलप द स्पैन कंसेप्ट। अच्छा, अब ये जो वेक्टर्स है ना ये कहीं से भी आ सकते हैं, आप सिंपल लिखते हैं v1 v2, यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, वेक्टर्स कहाँ से ले रहे हैं, ऐसे कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। Let A be this and B be this. Is B in the plane stand by the columns of A? ये वही कह रहा है कि क्या 8 3 17 span of 130 and 215 having B? सही है ना? मतलब कहने का मतलब है कि वो वेक्टर्स जो है ना वो वैसे भी दी जा सकते हैं, जस्ट प्लेन v1 v2 v3, उनको आप कहाँ से ले सकते हैं, एक मैट्रिक्स से भी ले सकते हैं ना? तो इसमें v1 क्या है पहला कॉलम, v2 क्या है दूसरा कॉलम। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वही करेंगे, आप आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट? तो ठीक है, तो पहले तो ये कहा ये A है, ये B है, तो खैर उसने वही ऊपर से रिपीट कर दिया है। अब कहता है डू x1 एंड x2 एग्जिस्ट सो दैट। अच्छा, सो दैट का पहले मतलब बता दे, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। नहीं, सो दैट का मतलब ये है कि सो दैट x1 टाइम्स, हाँ वही ना, मतलब लिख दो ना, बस ये चाह रहा है x2 215 इज इक्वल टू 8 3 17। यहाँ पे सवालिया निशान है कि ऐसे नंबर मुमकिन है x1 x2 जो इस कॉम्बिनेशन को किसके बराबर कर दें, 8 3 एंड 17 के, बस। और इसका जवाब कब आएगा, जब आप सिस्टम को सॉल्व करेंगे, राइट? सो लेट्स सी, नीचे क्या हो रहा है, ये तो वही है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई ना।
ए के साथ आपने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। अच्छा आप जरा मुझे सोच के बताइए कि यहां तक ये ऑपरेशन तो आप मुझे बता सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है? R2 is equal to R2 minus 3R1, बिल्कुल सही है। जब भी तो ये 0 हो गया और -6 and 1 -5 हो गए, -24 and 3 क्या हो गया, -21 हो गए। अच्छा थर्ड को तो जरूरत नहीं थी ना, वहां तो पहले भी 0 था। अच्छा जरा यहाँ बता दो यहाँ पे क्या ऑपरेशन हुआ है? R3 is equal to R3 plus R2, सही है जनाब। कंक्लूजन बता दो। सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया जो आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, B is not in the plane spanned by the columns of A। तो ये वो चीज थी जो मैंने पहले कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर चीज हो जाए। हर चीज से क्या मुराद, कि 4-5 वेक्टर दिए गए हैं और एक और वेक्टर उठा लिया और वो जो नया वेक्टर है वो उसका कॉम्बिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा जरा ज्योमेट्रिकली बताओगे कि ये क्यों नहीं हो रहा? ये तो मैथमेटिक्स ने बता दिया कि नहीं हो रहा। ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है? कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं? नहीं कौन सा प्लेन, आप सही कह रहे हो। आप ये बता, ये बोलो कि द प्लेन जनरेटेड बाय दीज टू वेक्टर्स कैन नॉट कंटेन दिस बी, बस। यानी ये जो दो है ना, इससे जब आप प्लेन बनाओगे ना लाइक दिस, तो बी या तो ऊपर निकल चुका होगा या कहीं नीचे की तरफ होगा, इसके अंदर नहीं होगा। अगर अंदर होता तो क्या होता, ये सिस्टम क्या नहीं होता, इनकंसिस्टेंट नहीं होता। अच्छा ये कौन सा हम कर रहे थे, आर्टिकल 1.3। चले खैर अब 5 मिनट है, 1.4 तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपको नोट्स लिखे हैं 1.4। अच्छा कल सब लोग